अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। और आज मेरे बचपन की कहानी की आखिरी किस्त आ ही गई। जी हाँ, और उसके बाद का अगर आपको देखना है ना तो फिर अब आप मेरी कहानी पे जाएं। मेरी कहानी की तमाम किस्तें 36 मेरे ख्याल किस्तें हैं, वो मेरे YouTube चैनल पर हैं। एक क्लिक में आप सारी किस्तें एक साथ दे सकते हैं इसके बाद की मेरी जिंदगी की। अच्छा, अब आखिरी किस्त में क्या हुआ कि जब तनवीर भाई ने मुझे अपना कार्ड दे दिया और मुझे ये पता चल गया कि मैं जापान जा सकता हूं, वहां मेरा कोई जानने वाला है। ठीक है, अब मैंने जल्दी जल्दी सुबह से कोशिश शुरू कर दी। पहले तो अपनी वालदा से बात की तो उन्होंने मुझको पहले तो एक चपेड़ लगाई और कहने की तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा बाप तुझे कभी भी इजाजत नहीं देगा, तो अपनी उम्र तो देख। खैर, माँ को तो इंसान किसी न किसी तरह आपको पता है राजी कर ही लेता है। बाप की मुझे फिक्र थी, लेकिन साथ साथ में मुझे ये फिक्र थी कि मैं जाऊंगा कैसे। मेरा बाप तो इतना खर्चा नहीं कर सकता, टिकट वगैरह कैसे लूंगा, खर्चे के पैसे चाहिए, ये वो। मैं बड़ा परेशान रहा। मैंने जो एक दो दोस्त साथ होते थे उनसे जिक्र किया तो एक और दोस्त राजी हो गया कि चल अगर तू जा रहा है ना तो मैं तेरे साथ चलता हूं। हम दोनों ने ये प्लान बना लिया कि अब हमने जापान जाना है। खैर, वो एक जानने वाले के जरिए एक टिकट वाले के पास पहुंचे और उसका ताजमहल होटल के अंदर उनका जो है ना वो था, दुकान थी और ट्रेवल एजेंसी। वहां पर हम गए, हमने जाके मालूम किया तो उसने बताया भाई 16,000 रुपए का टिकट है जापान टोक्यो का, कराची मनीला, मनीला टोक्यो नहीं, कराची मनीला, मनीला हांगकांग, हांगकांग टोक्यो। तो अगर तुम्हें यूज करना है तो 16,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमने उससे कहा कि यार वापसी का टिकट तो यूज ही नहीं करना, जब वहां चले जाएंगे तो फिर वापस कौन आएगा। तो उसने बड़े नखरों के बाद बोला कि वो असल वो लड़का भी हमारी अंचोली पे ही रहता था, हमारे घर के करीब ही रहता था, वो जानता था हमको, नाम वगैरह से जानता था। फिर वो बहरहाल मेहदी हसन का नाम भी चलता था। तो उसने कहा कि चलो यार मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा कि तुम दोनों को मैं डबल टिकट दे दूंगा जाने आने का, मगर आने वाला वापसी का टिकट जो तुम मुझे रिटर्न कर देना। जो मेरी कहानी में किसी ने मेरा चुरा लिया था, आपको याद होगा। अच्छा, बहरहाल वो फिर हमने उससे कहा तो फिर कहना फिर 8,000 देने पड़ेंगे। 8,000 और फिर $2,000 चाहिए थे, तकरीबन 150 रुपए का डॉलर था या कुछ ऐसा, नहीं 60 रुपए का डॉलर था या 50 रुपए का डॉलर था। तो वो पैसे अलग चाहिए थे हमको। अब वो 10-12 हजार रुपए करने के लिए बड़ा मसला था। करें तो करे क्या, कैसे करें। तो इधर उधर हाथ मारे जी। अच्छा, तो वालिदा ने तो हमें यही बोल दिया कि भाई मैक्सिमम अगर तू बहुत ही शोर कर रहा तो मेरी 2 चूड़ियां हैं तो वो बेच ले, कितने की बिकती हैं और वो तू कर ले। चूड़ियों को मालूम किया जो वो 3-3.5 हजार रुपए की बिक रही थी। अभी भी मुझे 6-7 हजार रुपए चाहिए थे। एक दोस्त के पास बेचारे के घड़ी थी, उसने 600 रुपए की अपनी घड़ी बेच दी। एक मेरा दोस्त है जो मशहूर गुलकार है, इस वक्त मशहूर गुलकार है पाकिस्तान का, उसने अपनी चेन गले की, उसको किसी ने चेन पहनाई थी प्रोग्राम के दौरान जब वो गा रहा था, तो उसने कहा यार ये तू बेच दे, तो 2,500 रुपए की वो बिक गई। तो मेरे पास कर करा के फिर भी 1,500-2 हजार रुपए कम थे। तो मैं गया गोगे भाई के पास और मैंने गोगे भाई से जिक्र किया कि यार मैं जापान जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे बात। तो गोगे भाई तो पहले ही नाराज थे क्योंकि वो मैं उनकी जॉब छोड़ चुका था। तो मुझे कहने नहीं, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे दिल में आया कि मैं जाऊं बाबूजी से कहूं, शायद बाबूजी दे दें। छोटी सी रकम है, 2,500-3,000 रुपए। लेकिन बहरहाल वो मैं नहीं गया, मैं भी गुस्से में घर आ गया। फिर इधर उधर से कुछ ना कुछ करके वो पैसे भी किसी तरह हो गए। अब जिस दिन मेरी रात को फ्लाइट थी ना, तो गोगे भाई को पता चला कि आज इसकी फ्लाइट है। तो गोगे भाई मेरे घर आए, घर आके मुझे कहने लगे यार वो तू नाराज हो गया, ये नहीं है, मैं तेरे लिए 2,500 रुपए लेके आया हूं। मैंने कहा नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए, अब मेरे पास पैसे हो गए, मेरे पास $200 है और मेरे पास टिकट हो गया है जाने आने का, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। बहरहाल मैंने खुश अखलाकी से उनको मना कर दिया। उनको इस बात का बहरहाल बहुत अफसोस हुआ कि यार मैं दे रहा हूं फिर ये नहीं ले रहा है। उन्होंने बोला मैं मुझे वापस भी नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने कहा क्यों एहसान लो जब जरूरत ही नहीं है। वो रात मुझे आज तक याद है जब मैं कराची से पहली दफा अपने घर से
इमाम जामन हाथ पे बांधा गया, दुआएं हुई, प्रोग्राम हुआ एक बड़ा गानों का, वही सब कुछ हुआ, मिलाद शरीफ और ये वो सब सारा दिन होता रहा। और मैं अपने घर से एयरपोर्ट के लिए चंद दोस्तों के साथ और वालदा, वालिद, मामू, जितने भी लोग थे घर के, 2-3 गाड़ियों में भर के एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट आने के बाद मुझे यहाँ पर तनवीर भाई के वो मामू जिनकी मैंने एयरपोर्ट पर तब्दीली कराई थी और जिनकी वजह से तनवीर भाई मिले थे और जिनकी वजह से मैं जा रहा था, इकबाल मामू वो बाहर आए एयरपोर्ट से, वो आके मुझे अपने साथ ले गए। अंदर ले जाके मुझे उन्होंने एक बात बोली, कहने लगे यार बेटा तू जा तो रहा है, तू एक बात याद रखियो। मैंने कहा बोले। कहने जितने भी तेरे पास डॉलर है ना, तनवीर को मत दीजियो। मुझे आज तक उनकी बात याद है। हालांकि तनवीर को उनके वालिद ने नहीं पाला था, तनवीर को इकबाल मामू ने पाला था। तो इकबाल मामू, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे पास तो है ही $200। कहने जो भी है। मैं बहरहाल क्या कहता, उन्होंने मेरा इमिग्रेशन वगैरह करवा दिया, काफी मदद की उन्होंने, FIA में थे जाहिर वो। फिर मुझे अंदर लाके छोड़ दिया उन्होंने, कहा तुम ये जहाज है आराम से बैठो, चाय शाय पी, उन्होंने मेरे साथ चले गए। अल्लाह उनको जो है ना जन्नत फिरदौस में अच्छा मुकाम दे। इकबाल मामू ने की वजह से मैं पाकिस्तान से निकला था। अब तनवीर भाई का एक कार्ड था मेरे पास, मैं था और जब फ्लाइट थी, मैं पहली दफा जहाज में बैठा, ये 81 की मेरे ख्याल बात है, और मैं मनीला में एक रात का स्टे था और 5 स्टार होटल देते थे। मैं कभी 5 स्टार होटल में उस टाइम रुका नहीं था। बहरहाल वो उनका पूरा सिस्टम था एयरलाइन का। वो आए, उन्होंने हम सबको बस में बिठाया, जितने पैसेंजर थे ले गए, जो टोक्यो के थे या जहां जहां जा रहे थे, ट्रांसिट पे थे मनीला में। फिर वहां से हम लोग इमिग्रेशन करा के दूसरे दिन और हांगकांग आके हमारी फ्लाइट रुकी 1-2 घंटे। फिर हांगकांग से टोक्यो एयरपोर्ट। अब टोक्यो एयरपोर्ट पे जब जहाज उतरने लगा ना, ये पहली दफा मैं जापान आया था, तो मैं काफी नर्वस था। और फिर उस जमाने में ना इतनी इंग्लिश आती थी, ना पता था कुछ, ना ये पता था इमिग्रेशन क्या होती है, कस्टम क्या होता है, कुछ नहीं पता था। और जहाज लैंड किया और ऐलान हुआ टोक्यो नारिता एयरपोर्ट, और मैंने अपना कदम जापान की सरजमीन पे पहली दफा रखा। सबके साथ चलते इमिग्रेशन पे आ गए। उन्होंने देखा विजिटर्स, मैंने कहा यस। कहता इस तरफ जाओ, रेजिडेंस इस तरफ जाओ, पासपोर्ट होल्डर उस तरफ जाओ। एक औरत खड़ी थी, वो सबको बता रही थी। और मैं इमिग्रेशन के ऊपर पहुंच गया। जब मेरा नंबर आया तो उसने मुझसे पूछा कितने दिन रुकोगे, तो मैंने उसको बोला 2 साल। उसने बोला 2 साल नहीं होता, 3 महीने होता है। उसने आस्था से मुझे कहा कि 3 महीने बोलो। मैंने कहा नहीं 2 साल, मेरी 2 बहनें की शादियां करनी है, ये वो, मैं अपनी भी सुना रहा हूं। उसने बोला 3 महीने बस, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने मुझे, जब मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी, तो उसने फोन किया और मुझे शीशे के रूम में भेज दिया। शीशे के रूम में ही मेरे साथ यही हुआ। चाचा ने मुझे 3-4 दफा आके बोला कि बोल 3 महीने। मैंने कहा नहीं। चाचा ने ले आकर मेरे पासपोर्ट में 15 दिन का वीजा लगाया, मुझे पासपोर्ट दिया। वो बोला जा। मैंने तो पासपोर्ट देखा ही नहीं। मैं सीधा नीचे उतरा, अपना बैग उठाया और मैं बाहर निकला। मुझे आज तक याद है, जब दरवाजा खुला था, ठंडी हवा आई थी मेरे मुंह पे, और वो ठंडी हवा अल्लाह की बरकत थी। मैं जापान में दाखिल हो चुका था और उसके बाद आज तक जापान में बहुत खुश हूं। अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन मौका दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इससे आगे की कहानी आप मेरी कहानी में देखें। शुक्रिया, सबका शुक्रिया जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने शेयर किया, जिन्होंने इस पे कमेंट्स किए। अस्सलाम वालेकुम।